आईएससी क्लास 11 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वन शॉट वीडियो सीरीज, और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अभी तक 3 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग में से कोई भी है जो उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर से देखना, बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन होगा आपके एनुअल एग्जाम के लिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मंडला फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता, और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज का अपना सेशन। लेट्स स्टार्ट। पॉवर्टी चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, जिसके बीच में एग्जाम में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब। देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक फिनोमिना है, एक सिचुएशन है। किसी इंसान को हम लोग पॉवर्टी नहीं बोलते, इंसान के लिए वर्ड पुअर यूज किया जाता है। हम लोग यहां पर वर्ड पढ़ रहे हैं पॉवर्टी, और पॉवर्टी इज अ फिनोमिना, पॉवर्टी इज अ सिचुएशन। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है, सो योर आंसर स्टार्ट्स विद absolute poverty is a phenomena, it's a situation, it's a situation, it is defined as a phenomena, जिसमें क्या होता है, where a section of society का एक section of society is unable to afford even the basic necessities of life। सोसाइटी के कुछ सेक्शन के लोग हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा। क्योंकि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं है, मतलब दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है, वेयर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू गेट इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ and thereby unable to have a minimum standard of living। वापस एक बार, सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब हो गया एक फिनोमिना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब सिचुएशन। सर ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर सोसाइटी के कुछ सेक्शन ऑफ लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं है, एंड हेंस दे आर अनेबल टू अफोर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितना भी मैंने आपको वर्ड्स हाईलाइट किया वो सारे की वर्ड्स है, आपके आंसर में होने ही चाहिए। वापस एक बार, सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक फिनोमिना है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक सिचुएशन है, वेयर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एक सेक्शन है, दे आर अनेबल टू अफोर्ड इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उनके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं है, एंड हेंस दे आर अनेबल टू हैव अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम लोग समझते हैं सर रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी भी एक सिचुएशन है, रिलेटिव पॉवर्टी भी एक फिनोमिना है। इट इज ऑल्सो अ फिनोमिना जहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए, डे टू डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए जितना इनकम रिक्वायर्ड है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए जितना इनकम रिक्वायर्ड है, इनकम रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बिलो द एवरेज इनकम ऑफ द सोसाइटी। रिलेटिव पॉवर्टी ना एक रिलेशन में, किसी चीज के रिस्पेक्ट में पॉवर्टी को समझाते हैं। तो ये क्या बोलना चाहते हैं, सर रिलेटिव पॉवर्टी इज अ सिचुएशन, इट्स अ फिनोमिना, इट्स अ फिनोमिना, इट्स अ सिचुएशन वेयर इनकम नीडेड किस चीज के लिए, सर इनकम नीडेड टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को करने के लिए जितना इनकम रिक्वायर्ड है, इनकम नीडेड टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बिलो, वो बिलो है किससे, इट इज बिलो द एवरेज इनकम ऑफ द सोसाइटी। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो वापस एक बार हम लास्ट टाइम रिपीट करें, सुनेगा मेरे बात को ध्यान से। सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ फिनोमिना वेयर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी is unable to afford even the basic necessities of life and thereby unable to have a minimum standard of living। क्लियर है सर। अब आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी पे। रिलेटिव पॉवर्टी इज अ फिनोमिना, ये एक फिनोमिना है जहां पर इनकम नीडेड टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बिलो द एवरेज इनकम ऑफ द सोसाइटी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए जितना इनकम रिक्वायर्ड है, इट इज बिलो द एवरेज इनकम ऑफ द सोसाइटी। तो ये खत्म किया हम लोगों ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आने का इसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसका एग्जाम में आने का 100% प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम में आपको ये पूछा ही जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ना एक चक्रव्यूह की तरह, जहां पर उस चक्रव्यूह में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो गरीबी से, अंडर डेवलपमेंट से एक इकोनॉमी को या लोगों को बाहर आने नहीं दे रहे। समझते हैं ध्यान से।
सर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस, इट इज अ सिचुएशन ऑफ सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस। ये एक सिचुएशन है जहां, सिचुएशन किस चीज का है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस का, जहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स है इन विच देर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हम लोग पढ़ेंगे, विच आर रिलेटेड इन अ सर्कुलर मैनर। जो फैक्टर्स है ना वो एक दूसरे के साथ सर्कुलर वे में रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड इन अ सर्कुलर वे, और इस तरह से रिलेटेड है। और क्योंकि ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग है, मतलब एक फैक्टर का दूसरे में इंपैक्ट आता है, दूसरे का तीसरे में आता है, तीसरे का चौथा में आता है। ये क्या है, ये फैक्टर्स का सर्कुलर मूवमेंट है। सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्स का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, उसको बोलते हैं सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस, इन विच देर आर सर्टेन फैक्टर्स, और वो सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ सर्कुलर वे में कनेक्टेड है, और इस तरह से कनेक्टेड है दैट इट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। सर वापस एक बार, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? सर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का सबसे पहला मतलब होता है सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस। वापस एक बार, सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस वेयर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं हु आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर, सर्कुलर मैनर में एक दूसरे के संग कनेक्टेड है, और एक का इंपैक्ट दूसरे में आता है, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में। दैट results into continuation of poverty and underdevelopment, that results into continuation of poverty and underdevelopment। ये आपको और बेटर समझ में आएगा जब आप इसको ग्राफ वगैरह से डिटेल में समझोगे। तो अब देखिए, विशियस सर्कल का तीन टाइप है, एक है डिमांड साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, एक है सप्लाई साइड, और एक है अंडर डेवलपमेंट। एक एक करके समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इन तीनों में से एक तो एग्जाम में आएगा, एक से ज्यादा भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो समझना आप ध्यान से। देखिए होता क्या है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में, अगर एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलता है, लो प्रोडक्टिविटी। अंडर डेवलप्ड कंट्री में प्रोडक्टिविटी कम होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, जो आउटपुट निकलता है वो बहुत कम होता है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आउटपुट इज लो, आउटपुट कम होता है। क्यों कम होता है? सर बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी के कारण आउटपुट बहुत कम होता है। एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में अगर एक डेवलप्ड कंट्री में 10 टन आउटपुट निकलता है, तो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में शायद 8 टन आउटपुट, 6 टन आउटपुट, 4 टन आउटपुट ही निकलेगा। इसी को बोलते हैं लो प्रोडक्टिविटी। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में आउटपुट कम होता है बिकॉज वहां पर प्रोडक्टिविटी कम होता है। ठीक है, अब क्योंकि आउटपुट कम होता है, क्योंकि लोगों का प्रोडक्टिविटी कम है, लोग ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उनका इनकम भी कम होता है। अब एक आदमी अगर 8 घंटे में कम आउटपुट बना पाएगा तो उसका इनकम भी कम होगा। अगर इनकम कम होगा, एक तो सोचो आदमी का इनकम कम है, सोसाइटी में कुछ सेक्शन है इकोनॉमी का इनकम कम है, अब मैक्सिमम आपका इनकम चला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, डे टू डे कंजम्पशन में, वेस्टफुल अनप्रोडक्टिव चीजों में, खाना पीना इन सब चीजों में खत्म हो गया। अब कंजम्पशन में जब पैसा चला गया, मतलब उस इकोनॉमी में सेविंग्स कंपैरेटिव कम है। अब सेविंग्स कम होने के कारण वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कम है। इन्वेस्टमेंट कम है मतलब वहां पर लोगों के पास कैपिटल का डेफिशिएंसी है, और क्योंकि उनके पास कैपिटल का डेफिशिएंसी है, अगेन उनके यहां पर देखने मिलता है लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम, और ये सारे के सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ सर्कुलर वे में कनेक्टेड है। ये जितने भी सारे फैक्टर्स है, ये सारे सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस है। वापस एक बार, सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस है, जहां पर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। ये जो मैंने बॉक्स में मार्क किया, ये क्या है? ये सर्टेन फैक्टर्स है विच आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर that results into continuation of poverty and underdevelopment। हम आपको वापस एक बार समझाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, और एग्जाम में इसको प्लीज पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा। ग्राफ सुंदर सा बना के पॉइंट फॉर्म में 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, एकदम फुल मार्क्स आपको मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा टीचर का मार्क्स काटने का। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला, अंडर डेवलप्ड कंट्री में आउटपुट कम होता है। सर आउटपुट कम क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है। इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री it is characterized by low output। सर आउटपुट कम क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज आर अंडर डेवलप्ड एंड लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है। अब अगर प्रोडक्टिविटी कम होगा तो उसका सीधा इंपैक्ट आएगा लोगों के इनकम के ऊपर। लोगों का इनकम भी रिलेटिवली बहुत कम है, लोगों का इनकम बहुत कम है। अब इनकम कम होने के कारण क्या होता है?
मैक्सिमम जो आपका पैसा चला जाता है, मैक्सिमम आपका पैसा चला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए। 100 रुपया कमाया तो 70-80 रुपया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चला गया, मतलब लोगों के पास सेविंग्स बहुत कम है। अब जब सेविंग्स नहीं होगा तो उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इसका मतलब कैपिटल का डेफिशिएंसी रहेगा, और कैपिटल का डेफिशिएंसी विल अगेन लीड टू अंडर डेवलपमेंट एंड लो इनकम, एंड दिस कंटिन्यूज फॉरएवर। ये हो गया आपका सप्लाई साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हम लोग इसी चीज को पढ़ रहे हैं विशियस सर्कल डिमांड साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन से। एक बार आप वापस समझना, सर विशियस सर्कल का मतलब क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन पूछ सकता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का। सर विशियस सर्कल का मतलब हो गया साथ में सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस, बोलो सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस, सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस, वेयर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स connected in a circular manner, connected in a circular manner that results into continuation of, सर किस चीज का कंटिन्यूएशन है, इट रिजल्ट्स इनटू कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट, ऑफ अंडर डेवलपमेंट। हम आपको सारा चीज पहले समझा भी दिया, फिर ट्राई कर रहे हैं कि कीवर्ड आपके दिमाग में बैठ जाए अल्टीमेटली। तो सबसे पहला बोला सर सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो एक दूसरे के संग सर्कुलर वे में कनेक्टेड है, एक दूसरे को इंपैक्ट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। अब हम लोग समझते हैं सर डिमांड साइड को, सुनिएगा ध्यान से। अगेन अगर एक इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, सर इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, सर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आउटपुट कम होता है, अभी पढ़िए सर आउटपुट कम क्यों होता है, क्योंकि यहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, सर प्रोडक्टिविटी कम है। अब सर अगर प्रोडक्टिविटी कम होगा तो डिमांड भी तो कम, इनकम भी कम होगा, ये भी अभी पढ़े सेम है। अब अगर इनकम कम होगा तो लोगों का परचेजिंग पावर भी कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगा तो मार्केट में डिमांड भी कम होगा, और अगर किसी चीज का मार्केट में डिमांड ही नहीं है, आज देखो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी भी इकोनॉमी में प्रोजेक्ट में पैसा तभी लगाता है जब उसको दिखता है कि मार्केट साइज सब्सटैंशियल है। अगर उसको दिख रहा है कि मार्केट ही नहीं है तो वो क्यों पैसा लगाएगा। तो यहां पर एग्जैक्टली वही होता है, डिमांड कम होने के कारण दी एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट इंड्यूस्ड, उनको कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलता है कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करें, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होता है अगेन कैपिटल का डेफिशिएंसी होता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू अंडर डेवलपमेंट। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ते देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सर अंडर डेवलप कंट्री में सबसे पहला फीचर क्या है, लो प्रोडक्टिविटी। सर लो प्रोडक्टिविटी के कारण क्या होता है, सर इनकम कम होता है, पहला पॉइंट खत्म। अब सर इनकम कम होगा तो क्या होगा, सर अगर इनकम कम होगा मतलब परचेजिंग पावर नहीं है, सर अगर परचेजिंग पावर नहीं है इसका मतलब डिमांड कम है, ओके सर। अब अगर डिमांड कम नहीं है, एक तरफ इनकम कम है, डिमांड कम है, एक पॉइंट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सर समझो, इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो डिपेंड करता है उसके मार्केट साइज के ऊपर। जहां पर मार्केट साइज ज्यादा मिलेगा, जहां पर लोगों का परचेजिंग पावर होगा, एंटरप्रेन्योर वहीं पर इन्वेस्ट करेगा। तो क्योंकि यहां पर मार्केट साइज बहुत छोटा है, सर मार्केट साइज छोटा क्यों है, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। Due to lower purchasing power, the entrepreneurs are not induced to invest. Entrepreneur बोलता है सर हमको ऐसा मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल का डेफिशिएंसी होगा, अगेन लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, एंड ये सारा सर्कुलर मैनर में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। समझ में आया मेरा बात, परफेक्ट। सर थर्ड हम लोग चलते हैं अंडर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं स्टूडेंट, इसको ढंग से पढ़ के नहीं जाता, लगता है नहीं पूछेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, सुनना। देखो हम लोग जब यहां पर बात करते हैं रिसोर्स का, तो सर रिसोर्स का मतलब क्या है, सर रिसोर्स का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। सर ह्यूमन रिसोर्स ये जो हम लोग पढ़े थे लास्ट चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और एक हो गया आपका नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में नेचुरल रिसोर्सेस का डेवलपमेंट डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। आपकी इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो कितने ज्यादा यूज किए जाएंगे, कितने एफिशिएंसी से यूज किए जाएंगे, वो किस तरीके से डेवलप होंगे, वो डिपेंड करता है वहां के ह्यूमन स्किल्स के ऊपर। किसी भी इकोनॉमी का ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट डिपेंड करता है वहां के, किसी भी इकोनॉमी के नेचुरल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट डिपेंड करता है वहां के ह्यूमन रिसोर्स पे। आज अब देखो दुबई जैसा कंट्री,
दुबई क्या था, अगर आप दुबई का ओल्ड और अभी का अगर आप पिक्चर कंपेयर करो तो पहले वो एक पूरा डेजर्टेड एरिया था। आज आप देख रहे हो दुबई कितना बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया। क्यों? क्योंकि वहां के नेचुरल रिसोर्स का डेवलपमेंट डिपेंड किया वहां के ह्यूमन रिसोर्स पे। अब आप एक चीज समझो, अंडर डेवलप कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर वहां के लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वहां के लोग इलिटरेट है, उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है। आज वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसा कंट्रीज है जो अंडर डेवलप रह गया, जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जहां के अंडर डेवलप रह गए। क्यों? क्योंकि सर वहां के जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सर वहां के जो लोग हैं वो इलिटरेट है, उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज और स्किल का कमी है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि सर किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्स दो तरह का होता है, ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। और डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स का डेवलपमेंट डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स पे। अंडर डेवलप कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज रिमेन अंडर डेवलप। एक अंडर डेवलप कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज पूरा यूज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सर वहां के लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सर वहां के लोग इलिटरेट है, सर वहां के लोगों के अंदर टेक्निकल नॉलेज और स्किल की कमी है। अब उल्टा भी आप समझो, सर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी तो नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करता है। सर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचुरल रिसोर्स। अब अंडर डेवलप कंट्री में क्या होता है? अंडर डेवलप कंट्री में क्योंकि लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इलिटरेट है। क्यों सर इलिटरेट बैकवर्ड है? ये भी तो रीजन समझो क्यों वहां के लोग इलिटरेट है। क्योंकि सर वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस अंडर डेवलप्ड है। अब आप देखो, ये तो सर लूप हो गया, सर ये तो लूप हो गया। पहले आप बोल रहे हो नेचुरल रिसोर्स अंडर डेवलप्ड है क्योंकि लोग अंडर डेवलप्ड है। अब आप बोल रहे हो सर लोग अंडर डेवलप्ड है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस अंडर डेवलप्ड है। इसी को तो बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसी को तो बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। समझा मेरा बात? वापस से बात समझो, सर रिसोर्सेज दो तरह का होता है, सर रिसोर्स दो तरह का होता है, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डिपेंड अपॉन ह्यूमन रिसोर्स, करेक्ट। अंडर डेवलप कंट्रीज में रिसोर्सेज रिमेन अंडर डेवलप, नेचुरल रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाते। सर क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि सर वहां का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सर वो इलिटरेट है और वो लैक करता है टेक्निकल नॉलेज और स्किल को। ठीक है सर, मान लिया, ये तो मान लिया। अब ये भी तो बात है कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है, सर इन कंट्रीज में लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों है, लोग इलिटरेट क्यों रह गए? सर लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज स्किल क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहां पर रिसोर्सेस अंडर डेवलप्ड है। तो ये दो चीज एक दूसरे के साथ सर्कुलर मैनर में कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है दैट इट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक। ये आपको ग्राफ मैंने पे बना के दिया है कि अंडर डेवलप कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज अंडर डेवलप रहते हैं। क्यों? बिकॉज पीपल आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। और ये अगेन लूप में चलता रहते हैं। हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे विच इज कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी समझिएगा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, सुनिएगा। सबसे पहला सर पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये तो सबको समझ में आता है सर, पॉपुलेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है जो पॉवर्टी को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन पता है यहां पर ध्यान क्या देना है सर, पॉपुलेशन रिच लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पॉपुलेशन या रैपिड पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन अमंग पुअर इज अ प्रॉब्लम। सर पॉपुलेशन अमंग रिच इज नॉट अ प्रॉब्लम। सर रिच लोगों के पास पैसा है, वो पॉपुलेशन को फंड कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग पुअर इज अ प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन यहां पर दो उठता है, सर पुअर लोगों में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? पहले आप पढ़ो, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग पुअर इज अ मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी। अगर सर कुछ लोग रिच है, अगर रिच कम्युनिटी में मान लो एक फैमिली है जिनका मंथली इनकम 10 लाख रुपीज है, उनके 4 बच्चे भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पुअर फैमिली है जिनका मंथली इनकम 20,000 रुपीज है, अगर उनके 4 बच्चे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन आता है, सर पुअर लोगों में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों होता है? सर बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। सर इलिटरेसी है, ट्रेडिशनल एटीट्यूड, भैया ज्यादा बच्चे करना, या ट्रेडिशनल एटीट्यूड, या उनको फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, उनको नहीं पता है कि कितने बच्चे एडिक्वेट है, किस तरीके से फैमिली एक्सपेंडिचर प्लान होता है, या फिर डिजायर फॉर मेल चाइल्ड भी एक रीजन हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इसके कारण ना पुअर फैमिली का इनकम पर हेड बहुत कम हो जाता है। जो मैंने आपको क्या बताया, सपोज किसी फैमिली का मंथली इनकम 20,000 है और उनके यहाँ 4 बच्चे, मतलब हर हेड पे 5,000 का इनकम है,
जो कि इनसफिशिएंट है, एंड हेंस वो लोग अपने बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो पॉवर्टी का सबसे पहला रीजन है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। सर नेक्स्ट टॉपिक आता है लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सर लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? सर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया कि कंट्री का जो आउटपुट है, कंट्री का जो जीडीपी है, वो बहुत स्लो रेट से ग्रो कर रहे हैं। अब सर क्यों हो रहे हैं? देखो सर, एक तो सबसे पहले हमारे कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, मैक्सिमम जो कंट्री का एडिशनल इनकम होता है, देखो इनकम या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होगा, या वो कंजम्पशन के लिए यूज हो जाएगा। अब क्योंकि कंट्री का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो जो भी हमारा एडिशनल इनकम आता है ना, वो सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज हो जाता है, डे टू डे कंजम्पशन में यूज हो जाता है, और कैपिटल फॉर्मेशन इसके कारण कम हो जाता है। सर कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। अब सर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा, नए प्रोजेक्ट्स, नए इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री सेटअप नहीं होंगे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? पॉवर्टी तो रहेगा ही। तो सेकेंड बड़ा रीजन होता है लो इकोनॉमिक ग्रोथ। और सर लो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी रीजन वही है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन। सर पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण एडिशनल इनकम गोज इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कारण कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फंड्स ही नहीं बचते। क्लियर? ओके सर। थर्ड हो गया सर अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं। सर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है सर, नए प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहे, नए इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पा रहे। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है? सर दो रीजन है। एक तो सर पॉपुलेशन बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, और इकोनॉमी ग्रो बहुत स्लो कर रहा है। जो दो रीजन हम लोग पढ़े वही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एफर्ट नहीं दिया, गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट दिया है इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, लेकिन पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहे हैं ना, उस रेट से इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रहे। जिस रेट से हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहे हैं, उससे बहुत स्लो रेट से इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं। ठीक है, एफर्ट्स हैव बीन मेड टू प्रमोट इंडस्ट्रीज, बट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इज नॉट सफिशिएंट। ये जो इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं, वो इतना ग्रो नहीं कर रहे हैं कि वो पुराने जो बैकलॉग है, अनएम्प्लॉयमेंट का पहले से बैकलॉग भी तो है, पिछले साल, लास्ट ईयर, उसके पिछले साल भी तो बहुत लोग अनएम्प्लॉयड थे। तो जिस रेट से इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के बैकलॉग को अब्सॉर्ब कर सके और एडिशनल लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट दे सके। वापस एक बार सर, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सर अनएम्प्लॉयमेंट का दो बड़ा रीजन है। एक तो जो हमने समझा कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिया, गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिया इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, लेकिन द रेट एट विच इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग इज नॉट सफिशिएंट कि वो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के बैकलॉग को अब्सॉर्ब कर सके, और जो नए लेबर फोर्स आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, देखिए इनकम का इनइक्वालिटी खाली ऐसा नहीं है कि शहरों में है सर, वो रूरल एरिया में भी है और अर्बन सेक्टर में भी है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लानिंग पीरियड से, मतलब 1950 1951 के टाइम से ही जितना भी एडिशनल इनकम आया ना, वो सारा रिच लोगों ने पहले ही कॉर्नर कर लिया सोसाइटी में। आज आप देखो, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, तो 3-4% लोगों के पास इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ है, और 90% लोग उस छोटे से शेयर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी इंक्रीज इनकम है, वो सारा रिच लोगों ने ऑलरेडी अब्सॉर्ब करके रखा है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी एक बड़ा रीजन है। सर और एक बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस, सर आज भी इंडिया में फार्मर का, लेबर का, जितना भी फार्म लेबर्स है, उनका प्रोडक्टिविटी कम है, लैंड का प्रोडक्टिविटी भी कम है। एक लैंड से जितना आउटपुट बनना चाहिए उतना आउटपुट बन नहीं रहे। लेबर का जितना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए उतना है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर फार्मर आज भी प्रिमिटिव यानी कि ओल्ड स्कूल तरीके से कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो मॉडर्न तरीके में शिफ्ट नहीं हुए। उनके पास एडिक्वेट इनपुट, रॉ मटेरियल, ये सब चीज नहीं है। सर जितना भी लैंड रिफॉर्म हुआ था, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लैंड रिफॉर्म, इंटरमीडियरीज को हटाना, रेंट पे लिमिट लगाना, ये सब लैंड रिफॉर्म उतना काम किया नहीं। और लैंड होल्डिंग अनइक्वल है, लैंड होल्डिंग का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ लोगों के पास लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है, कुछ लोगों के पास बहुत कम लैंड है, और ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता है पॉवर्टी का। सर वापस एक बार, इंडिया में पॉवर्टी का और एक बड़ा रीजन क्या है? बैकवर्डनेस ऑफ
एग्रीकल्चर। सर लेबर का प्रोडक्टिविटी भी कम है, लेबर का प्रोडक्टिविटी भी कम है और लैंड का प्रोडक्टिविटी भी कम है। सर क्यों कम है? क्योंकि फार्मर आज भी प्रिमिटिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन को यूज कर रहे हैं। सर फार्मर के पास इनपुट एडिक्वेट नहीं है। सर जितना भी लैंड रिफॉर्म्स हुआ वो सफिशिएंट नहीं है और इंडिया में जो लैंड का होल्डिंग है वो अनइक्वल है। सर नेक्स्ट और एक बड़ा प्रॉब्लम विच इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन। सर एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पुअर में, स्पेशली सर पुअर पीपल आर इलिटरेट एंड सेमी एजुकेटेड। अब इलिटरेट और सेमी एजुकेटेड होने के कारण एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको कभी भी हाई पेइंग जॉब्स नहीं मिलते हैं, दे हैव टू डू ओनली लो पेइंग जॉब्स, एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा सर जो पढ़ाई हमको कराया जा रहा है, सर जो पढ़ाई हमको कराया जा रहा है वो बिल्कुल भी हमको जॉब रेडी नहीं बना रहे। जो पढ़ाई हमको कराया जा रहा है वो एक जनरल एजुकेशन है, वो हमको बिल्कुल भी जॉब रेडी नहीं कर रहे। क्लियर है मेरा बात? जी सर क्लियर है। अगर आप यहां तक बना हुए मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो फ्रेंड के ग्रुप आप लोगों ने बना रखा है उसमें शेयर करो कि भाई पढ़ ले, अच्छे से सर पढ़ा रहे, पढ़ाई हो जाएगा और एग्जाम में मार्क्स डिसेंट आ जाएगा। और नोट्स वगैरह का एक्सेस चाहिए तो हम आपको बताएं कि टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, लास्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है आपका प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। सरकार ने पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किया, ये स्पेसिफिकली एज पर द जो सिलेबस आपके आईएससी बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया उनके हिसाब से 5 पॉलिसीज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, इसलिए अभी हम फटाफट आपको ब्रीफ कर देते हैं। ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आप समझना। एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पर आप शॉर्ट नोट लिखो। जैसे आपको डायरेक्टली बोल देगा कि आप मनरेगा के बारे में शॉर्ट नोट लिख के बताओ, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने आएगा। तो 3 से 4 लाइन जितना हम आपको दिया बस इतना प्रिपेयर करके जाओ, आपका काम बन जाएगा। क्या बोलते हैं देखिए सर, इस स्कीम का जो मेन एम है, क्या एम है इसका? मेन एम है लोगों को लाइवलीहुड, एक गारंटीड वेज प्रोवाइड करना, लोगों के डे टू डे लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सिक्योर करना। तो एम क्या है? टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। जितना भी कंट्री का बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये प्रोग्राम ऑब्वियसली रूरल इंडिया के लिए, नाम से समझ में आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एम्प्लॉयमेंट को लेके प्रोग्राम में मतलब ये लाइवलीहुड का बात कर रहे हैं, डे टू डे कुछ आपको सिक्योरिटी दे देगा काम का। तो इसका मेन एम क्या है? द एम इज टू प्रोवाइड लाइवलीहुड। कहां पर? सर जितना भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। अब इस स्कीम में क्या बोला गया? सर इस स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 100 डेज का, जो रूरल इंडिया के लोग हैं उनको 100 डेज का गारंटीड अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे। एक साल में 365 डेज में आपको 100 डेज का, 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, गारंटीड अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक एक कीवर्ड ध्यान से समझिएगा। ये स्कीम में गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रहे, गारंटी एक साल में 100 डेज का गारंटीड अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। सर बेस्ट है। अब इससे सर हुआ क्या? इसका सर बहुत फायदा हुआ। सर इससे एग्रीकल्चरल वेज रेट बढ़ा, सर वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ और रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया में माइग्रेशन भी कम हुआ। सर वापस फायदा क्या हुआ? सर सबसे पहला एग्रीकल्चरल वेजेस बढ़ा, वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ और रूरल माइग्रेशन भी कुछ हद तक कम हो गया। लेकिन हर चीज का देखिए फायदा नुकसान है। इस स्कीम का कुछ क्रिटिसिज्म भी था, जैसे लोगों ने एलिगेट किया कि स्कीम में बहुत ज्यादा करप्शन है, लीकेज है, मतलब जो पैसा यूथ तक पहुंचना चाहिए था, फार्मर्स तक पहुंचना चाहिए था, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना चाहिए था, वो पैसा अल्टीमेटली उन तक पहुंचा नहीं। और जो वेज रेट का पेमेंट था वो भी काफी डिलेड था, बहुत लेट से पेमेंट किया जाता था। ठीक है, सबसे पहला क्या ध्यान रखना है सर? सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि इसका एम क्या है। एम इस स्कीम में क्या हुआ? 2-3 फायदा, 2-3 नुकसान, दैट्स ऑल। सर एम क्या है? द एम इज टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। द एम इज टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी किसको? सर सिक्योरिटी जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए। सर कैसे? 100 डेज का गारंटीड अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सर फायदा क्या हुआ? सर एग्रीकल्चरल वेज रेट इंक्रीज हुआ,
वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ, माइग्रेशन कुछ हद तक कम हुआ। बट इसका कुछ क्रिटिसिज्म था कि यहाँ पर लोगों ने एलिगेट किया कि सर यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, सर लीकेज बहुत ज्यादा हो रहा है, और वेज पेमेंट में भी काफी डिले देखने मिला। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम विच इज प्रधानमंत्री आवास योजना, AMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब सर प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास मतलब घर, तो यहां पर इसका एम क्या है? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल, एम्स एट प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल। अब यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है? यहां पर गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग टारगेटेड ग्रुप को सब्सिडी देंगे। अब क्वेश्चन आता है सर टारगेटेड ग्रुप का मतलब क्या हो गया? टारगेटेड ग्रुप का मतलब होता है वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनका एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम, जिनका एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम है। पहले आप समझना कि स्कीम का एम क्या है। सर इस स्कीम का एम है हाउसिंग फॉर ऑल। सर स्कीम का एम है, स्कीम का जो एम है वो है हाउसिंग फॉर ऑल। यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट यहां पर सब्सिडी देगा। सर किसको देगा? सर सब्सिडी गवर्नमेंट देगा टारगेटेड ग्रुप को। सर टारगेटेड ग्रुप कौन हो गया? सर इकोनॉमी के वो वीकर सेक्शन जिनका एनुअल इनकम 6 लाख रुपए तक है। सर क्या मिलेगा? सर गवर्नमेंट आपको 1 से लेके 1 लाख से लेके 2.3 लाख तक का सब्सिडी देगा घर खरीदने में। प्लस गवर्नमेंट यहां पर इंटरेस्ट पे भी, कोई आदमी अगर घर खरीदता है लोन पे, लोन लेके घर खरीदता है, तो इंटरेस्ट पे भी गवर्नमेंट, जो लोन पर इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। क्या मेरा बात क्लियर है? प्रधानमंत्री आवास योजना का एम क्या है? सर एम है हाउसिंग फॉर ऑल, एम टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। सर गवर्नमेंट यहां पर क्या करेगा? गवर्नमेंट सर यहां पर सब्सिडी देगा। किसको देगा? सर गवर्नमेंट टारगेटेड ग्रुप को सब्सिडी देगा। सर टारगेटेड ग्रुप का मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल जिनका एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम है। सर कितना सब्सिडी देगा? 1 लाख से लेकर 2.3 लाख तक का। साथ में गवर्नमेंट इंटरेस्ट पर भी सब्सिडी ऑफर करेगा। क्लियर? सर एकदम क्लियर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा समथिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस। बीमा का मतलब इंश्योरेंस होता है, रिलेटेड टू इंश्योरेंस। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं, गरीब लोग, पॉवर्टी पीपल, उनको गवर्नमेंट क्या करेगा? उनको गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करेगा। अब क्या बोलता है? अगर किसी इंडिविजुअल का एज 18 से 70 के बीच में है तो उनको इंश्योरेंस का सर्विस मिल सकते हैं। सर उसके बदले देना क्या पड़ेगा? केवल मात्र इतू सा 20 रुपया पर ईयर आपको देना पड़ेगा। केवल 20 रुपया आपको देना पड़ेगा और आपको 2 लाख तक का डेथ या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या बोलता है? इंश्योरेंस कवर। ये स्कीम इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। सर किसको मिलेगा? एज लिमिट है 18 से लेके 70 तक, इंश्योरेंस सर्विस मिलेगा। कितना देना पड़ेगा? 20 रुपीज अ ईयर, और यहां पर आपको 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है डेथ या फिर एक्सीडेंट पे। ओके सर अटल पेंशन योजना, वेरी छोटा सा स्कीम, अटल पेंशन योजना क्या बोलता है? सर अटल पेंशन योजना मिलेगा आपको ओल्ड एज पेंशन। सर मिलेगा, ये एम क्या है? टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। सर ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी मिलेगा। ओल्ड एज, बुढ़ापे में आपको पैसा मिलेगा। सर किसको मिलेगा? जो पुअर पीपल है उनको, जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मूड़ी वाला, पुचका वाला, रिक्शा वाला, इनको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? यहां पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पैसा डालेगा। कितना? 1000 पर पर्सन पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। सरकार खुद पैसा डालेगा और आपको जब कोई इंसान का एज 60 ईयर्स तक हो जाएगा तो उनको 1000 से लेके 5000 रुपया मंथली पेंशन मिलेगा। वापस एक बार, सर ये स्कीम का एम क्या है? सर ये स्कीम का एम है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी देना। ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी सर किसको मिलेगा? सर ये मिलेगा पुअर लोगों को, या अंडर प्रिविलेज लोगों को, या फिर जो इकोनॉमी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑपरेट करते हैं उनको। सर इस स्कीम में क्या होगा? सर इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा 1000 रुपीज पर पर्सन पर एनम 5 साल के लिए, और 60 इयर्स के एज के बाद 1000 रुपीज से लेके 5000 रुपीज मंथली पेंशन मिलेगा उस ओल्ड इंसान को। ठीक है सर, लास्ट स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना मतलब स्किल्स पे कुछ काम होगा। तो यहां पर क्या बोलता है? गवर्नमेंट का एम है इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स प्रोवाइड करना यूथ को। इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल, इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स का मतलब हो गया जो इंडस्ट्री में काम आता है वैसा स्किल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। द यूथ आर गाइडेड, यूथ को क्या दिया जाएगा? वोकेशनल स्किल
एज पर देयर एप्टीट्यूड सो दैट दे कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड। यूथ को यहाँ पर वोकेशनल स्किल्स दिया जाएगा। वोकेशनल मतलब जिस चीज का इंडस्ट्री में डिमांड है वैसा स्किल दिया जाएगा ताकि वो लोग को कहीं पर एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिल सके। क्या मेरा बात क्लियर है? यस सर। पूरे नोट्स का अगर आपको लिंक चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको सारे नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो अगेन सेम एक ही बात, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। पढ़ो जम के, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।